11th क्लास मैथमेटिक्स का रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध व फलन पर लेक्चर चल रहा है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है सीख लिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट वो भी सीख लिया है। और इन दोनों को जब सीखा है तो उसमें आपको रिलेशन भी बताया गया था। रिलेशन इन टू ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं में संबंध बताया गया था। रिलेशन होने के लिए, संबंध कायम करने के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक है, बता चुके हैं हम। जैसे बाप और बेटे का संबंध, एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, पिता पुत्र का रिलेशन, माँ और बेटी का रिलेशन, एक दोस्त का रिलेशन, दो संख्याएं हैं उनमें रिलेशन कैसा हो सकता है। अगर दो संख्याएं दी हुई हैं तो एक संख्या छोटी हो सकती है दूसरे से, या कह सकते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, यानी छोटे और बड़े होने का रिलेशन हो सकता है। दो रेखाएं अगर दी हुई हैं तो हम कह सकते हैं रेखाएं या तो लंब होंगी एक दूसरे पर या समानांतर होंगी। तो दो रेखाओं में समांतर होने का संबंध हो सकता है, लंब होने का संबंध हो सकता है। दो सेट अगर दिए हुए हैं तो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, तो दो सेट में सबसेट का संबंध हो सकता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर संबंध होने के लिए ये शर्त है कि वहां पर दो वस्तुओं का होना चाहिए। और मैथमेटिक्स में वस्तु क्या है? वो वस्तु संख्या भी हो सकती है, वस्तु व्यक्ति भी हो सकती है, वस्तु रेखा भी हो सकती है, वस्तु सेट भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। जब हमने आपको ऑर्डर्ड पेयर बताया था, जब हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट बताया था, तो वहाँ भी रिलेशन आया था। तो आज हम रिलेशन की डिफिनीशन देंगे और बताएंगे कि एक सेट से दूसरे सेट के, जो एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से कैसे रिलेशन है, और जो रिलेशन है तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे उसको चिन्हित करेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट से जो रिलेशन दिया वो रिलेशन है कि नहीं है। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि फंक्शन समझने के लिए रिलेशन समझना पड़ेगा, और रिलेशन समझने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझना पड़ेगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझने के लिए ऑर्डर्ड पेयर समझना पड़ेगा। तो आपने ऑर्डर्ड पेयर समझ लिया है, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझ लिया है। तो आज हम रिलेशन बताएंगे, रिलेशन बिटवीन टू सेट, रिलेशन ऑफ ए सेट टू another set, relation of element of a set to relation of the element of the set B। तो ये हम पहचानेंगे कि रिलेशन है कि नहीं, और कितने रिलेशन हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए गिवन सेट टू नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए गिवन सेट ए टू सेट बी। तो दो चीज़ें यहाँ पर हमको सीखनी है कि रिलेशन की डिफिनीशन क्या होगी फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और रिलेशन अगर दिया हुआ है तो रिलेशन है कि नहीं है, इसको कैसे हम पहचानेंगे। और तीसरी बात है कि कितने रिलेशन हो सकते हैं, यानी नंबर ऑफ रिलेशन। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन की डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन, संबंध। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन। यदि ए तथा बी, यहां पर सेट का रिलेशन की बात करेंगे, यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हों, अरिक्त माने नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्चय हों,
तो ए से बी में संबंध आर, ए से बी में संबंध आर, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, अर्थात R इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहें, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, non-empty set, then relation R from set A to set B is a relation R from set A to set B is a subset of A cross B. A cross B means Cartesian product of set A and Cartesian product of set A and B, यानी A तथा B का कार्तीय गुणन। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? That is R is a subset of A cross B। ये तो हो गई डिफिनेशन। अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। हम 2 3 4 टाइप के एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 1, माना सेट ए इज इक्वल टू P1 कामा P2 कामा P3। P फॉर प्लेयर होता है, यानी सेट ए में हमने 3 खिलाड़ी लिया है, 3 प्लेयर हो गया। P मीन्स P इज इक्वल टू प्लेयर, खिलाड़ी, एंड सेट बी इज इक्वल टू हॉकी, क्रिकेट कामा हॉकी, यानी सेट बी में क्या चीज है? खेल है, खेल का समुच्चय है। यही क्या है? खिलाड़ियों का समुच्चय है। ये क्या चीज है? खिलाड़ियों का समुच्चय। यह है खेल का समुच्चय। क्रिकेट और हॉकी कुछ शॉर्ट में कौन लिख सकते हैं? C for cricket, H for hockey, P for player number 1, P2 means player number 2, P3 means player number 3। अब जब हमने 2 सेट लिया, एक में प्लेयर्स हैं और एक में गेम है, तो इसमें कैसा रिलेशन होगा? खेलने का रिलेशन होगा। प्लेयर क्या करेंगे? गेम को खेलेंगे। प्लेयर क्रिकेट खेल सकता है, प्लेयर हॉकी खेल सकता है, इसमें से कुछ खेल सकते हैं, कुछ नहीं खेल सकते हैं, कुछ क्रिकेट खेलेगा, कुछ हॉकी खेलेगा, कुछ दोनों खेलेंगे। ये तमाम रिलेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट में ह्यूमन है, आदमी है, और सेट बी में कैसे एलिमेंट है? वस्तु है, चीज है। हॉकी खेल होता है तो हॉकी का इंस्ट्रूमेंट होगा, क्रिकेट बैट होगा, बॉल होगा, ये खेलेंगे इसको। तो इस सेट के एलिमेंट से जो रिलेशन होगा, कैसा रिलेशन होगा? प्ले का रिलेशन होगा। ए और बी में, ए तथा बी में, ए तथा बी के एलिमेंट, ए तथा बी के एलिमेंट में कैसा रिलेशन होगा? रिलेशन इज इक्वल टू खेलने का रिलेशन होगा। खेलना यानी PLA प्ले का रिलेशन होगा। बात समझ आ गई? अब देखते हैं। तो अब हम एक रिलेशन को डिफाइन करेंगे सेट ए से सेट बी में।
कह रहे हैं ए तथा बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो ए से बी में संबंध अब ए से बी में संबंध को हम परिभाषित करेंगे। माना संबंध या रिलेशन आर, संबंध क्या हमने लिया, आर लिया। P1 प्लेयर 1 क्रिकेट खेलता है, P1 कामा C, प्लेयर 1 क्रिकेट खेलता है। प्लेयर 1 और क्रिकेट में कैसा रिलेशन है, खेलने का रिलेशन है। क्लियर, इसी को ए और बी में खेलने का रिलेशन है, इसी को लिखेंगे ए आर बी। ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर वेयर आर इज इक्वल टू खेलना। इसे हम कह सकते हैं ए आर बी मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी। ए इज रिलेटेड टू की मतलब क्या हुआ, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए इज रिलेटेड टू बी का मतलब यही होता है कि ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट से रिलेशन। ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन, बाय द रिलेशन आर वेयर आर इज इक्वल टू प्ले। प्ले मीन्स खेलना, खेलने का रिलेशन। तो इसके जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये भी रिलेटेड है। P1 इज रिलेटेड टू C। P1C का मतलब क्या हुआ, P1C का मतलब हुआ P1 इज रिलेटेड टू क्रिकेट, प्लेयर 1 क्रिकेट खेलता है, P1 इज रिलेटेड टू क्रिकेट, P1 इज रिलेटेड टू क्रिकेट बाय द रिलेशन आर वेयर आर इज इक्वल टू खेलना। लिखेंगे P1 इज रिलेटेड टू क्रिकेट C बाय द रिलेशन आर वेयर आर इज इक्वल टू खेलना, यानी प्ले, PLAY। क्लियर। तो सेट ए आर बी भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं P1 प्लेयर 1, हम ए हम डिफाइन कर रहे हैं P1C, फिर P2 H हमने किया, ये हमने रिलेशन को डिफाइन कर लिया। अब रिलेशन ये है कि नहीं है, हमने जो डिफाइन किया है, इसका तरीका क्या है कि हम देखेंगे कि जो रिलेशन हमने डिफाइन किया वो क्या ए क्रॉस बी का सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का ये सबसेट है, उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज इक्वल टू, क्या तरीका है, P1C क्या हो जाएगा, P1 आप निकाल चुके हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर हमने पूरा एक लेक्चर दिया है, अगर आपको डाउट है तो उस पर उस वीडियो पर जाइए, उस लेक्चर को देखिए। P1C और P1H, फिर P2C, C फॉर क्रिकेट, फिर P2H, फिर P3C, फिर P3H। ये हमारा हो गया कार्टेशियन। कितने एलिमेंट आएंगे, ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6। 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। एलिमेंट कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म में, इसलिए हमने क्रमित युग्म पर पहले लेक्चर में शुरू में दे दिया। अब देखते हैं क्या कहा गया, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन रिलेशन आर, तो आर जो है रिलेशन कहलाएगा ए से बी में, यदि आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो अब देखेंगे कि आर में कौन कौन एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए है, इसमें देखेंगे है कि नहीं है इसमें। दूसरा एलिमेंट इसका P2H है, P2H इसमें है कि नहीं है, यानी आर के सारे एलिमेंट, रिलेशन क्या है, रिलेशन एक सेट है जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक सेट है जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं।
तो इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर है एलिमेंट, इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है, इसके ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट इसमें, इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, इसलिए क्या होगा, आर जो है सबसेट हो गया। और जब आर सबसेट हो गया तो हम कहेंगे कि आर जो है रिलेशन है। तो लिखेंगे चूंकि सिंस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसलिए आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन। कैसा रिलेशन? फ्रॉम ए टू बी, यानी आर एक संबंध है समुच्चय ए से समुच्चय बी में। दैट इज आर एक संबंध है समुच्चय ए से समुच्चय बी में। क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, सेट माना ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 5। दो सेट लिए, रिलेशन डिफाइन करेंगे। अब माना रिलेशन आर इज इक्वल टू, रिलेशन हम खुद डिफाइन कर रहे हैं, खुद परिभाषित कर रहे हैं। आर इज इक्वल टू 1 4 1 5 1 5 और 2 4 2 4। ये हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया। रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, अभी बताएंगे कितने सारे रिलेशन हो सकते हैं। इसमें रिलेशन कितने होंगे? 2 to the power 6 रिलेशन होंगे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 रिलेशन होंगे। हमने इसमें से एक रिलेशन आपको लिया है। वो रिलेशन कैसे निकाला जाएगा अभी हम बात बताएंगे आपको। अब इसको चेक करना है। अच्छा, यहाँ रिलेशन क्या है? यहाँ पर देखा 1 ए से बी में रिलेशन, ए में क्या है? नंबर है, बी में क्या है? नेचुरल नंबर है। इन दोनों का क्या रिलेशन है? 1 4, यानी 1 इज रिलेटेड टू 4 बाय द रिलेशन आर, वेयर आर इज इक्वल टू छोटा 1 4 का मतलब क्या हुआ? 1 4 मीन्स इसी को लिखेंगे 1 आर 4। 1 इज रिलेटेड टू 4 बाय द रिलेशन आर, जहां आर इज इक्वल टू छोटा यानी लेस। 1 छोटा है 4 से, तो 1 इज रिलेटेड टू 4 बाय द रिलेशन। ऐसे ही 1 5 का मतलब क्या हुआ? 1 5 मीन्स आर 1 5, 1 is related to 5, implies that 1 is related to 5 by the relation R, जहाँ R is equal to छोटा, 1 छोटा है 5 से, ये रिलेशन है। ऐसे ही 2 4, 2 is related to 4 by the relation R, where R is equal to छोटा। तो बहरहाल अब चेक करना है हमको कि ये रिलेशन है कि नहीं है, देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? उसका तरीका बता, पहले सेट का पहला एलिमेंट, फिर दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। फिर 1 5, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 3 4, फिर 3 5, ये हो गया।
अब देखेंगे कि रिलेशन जो हमने डिफाइन किया, परिभाषित किया, उसके एलिमेंट इसमें है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 1 4 है, यहाँ भी 1 4 है, यहाँ 1 5 है, यहाँ भी 1 5 है, यहाँ 2 4 है, 2 4, सारे एलिमेंट मौजूद हैं। तो हमने जो रिलेशन डिफाइन किया है, रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। चूंकि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देयरफॉर R A से B में एक रिलेशन है, रिलेशन है। क्लियर। अब आइए एक कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3। माना सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 4 5 6 7। माना रिलेशन R इज इक्वल टू, माना रिलेशन R इज इक्वल टू, हमने रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं 1 4 1 5 2 6, फिर 3 4, फिर 6 7। ये रिलेशन हमने डिफाइन किया। तो अब ये रिलेशन है कि नहीं है, इसलिए क्या चेक करेंगे कि ये रिलेशन है तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और ये रिलेशन उसका सबसेट होना चाहिए। निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 4 1 5 1 4 1 5 1 6 1 7 2 4 2 5 2 6 2 7, फिर 3 4 3 5 3 6 3 7। चलिए कितने एलिमेंट आएंगे, 3 एलिमेंट इसमें है, 4 12 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट। अब देखेंगे कि R के सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं। तो देखिए 1 4 यहाँ पर है, 1 4 यहाँ भी है, 1 5 यहाँ है, इसमें भी है, 2 6 यहाँ है, 2 6 यहाँ है, 3 4 यहाँ है, 3 4 यहाँ भी है, 6 7 इसमें है मगर इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि R जो है A क्रॉस B का सबसेट नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 6 7 does not belongs to A cross B, that is R is not subset of A cross B। यानी R जो है, रिलेशन R जो हमने डिफाइन किया था वो A क्रॉस B का सबसेट नहीं है। इसलिए हमने रिलेशन जो परिभाषित किया था ये रिलेशन गलत परिभाषित किया है, रिलेशन नहीं है। इसलिए R A से B पर रिलेशन नहीं है, दैट इज R is not a relation from A to B, that is R is not a relation from set A to set B। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए रिलेशन को समझाने के लिए कि कैसे रिलेशन हम चेक करेंगे कोई रिलेशन है कि नहीं है। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि डोमेन, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये बताते हैं फिर आपको हम।
रिलेशन का डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। माना ए तथा बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों, है ना, तथा ए से बी में रिलेशन आर हो, तो डोमेन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ रिलेशन आर, यानी आर का प्रांत जो होगा क्या होगा, रिलेशन का जो रिलेशन हम डिफाइन करेंगे उसका ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट का सेट जो होगा, यानी इक्वल टू सेट ऑफ, यानी क्या लिखें इसको हम, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट से बना हुआ समुच्चय, यानी सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ordered pair in relation, यानी रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उन ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले कंपोनेंट हैं, पहले घटक हैं, उनसे बना हुआ जो समुच्चय होगा वही क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। यानी कर्मित युग्म के प्रथम घटक से बना समुच्चय, ये हो गया हमारा कैसे हम ऑर्डर डोमेन ऑफ रिलेशन निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन आर के कर्मित युग्म के प्रथम घटक से बना समुच्चय। ऐसे ही रेंज ऑफ रिलेशन आर, यानी आर का परिसर बराबर सेट नहीं बल्कि होगा, हाँ करेक्ट, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर। इसी को लिखेंगे रिलेशन आर के द्वितीय घटक से बना समुच्चय जो होगा वही रेंज कहलाएगा। तीसरी चीज है कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, यानी आर का सह प्रांत कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू सेट, दो सेट अगर हैं तो सेट बी जो होगा इज इक्वल टू सेट बी होगा, उसका क्या होगा, कोडोमेन होगा। क्लियर। अब इसको एक एग्जांपल से ये बात क्लियर होगी। एक चीज और देखना है, डोमेन जो है
डोमेन में जो एलिमेंट होंगे, अगर दो सेट हमने ए और बी लिया है, तो डोमेन में जो वो एलिमेंट होंगे जो को डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। डोमेन का वो एलिमेंट, सेट ए का वो एलिमेंट डोमेन के अंदर नहीं आएगा जो किसी से रिलेटेड ना हो। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड दूसरा सेट ले रहे हैं 4 5 6 7 ले रहे हैं। रिलेशन माना, रिलेशन आर इज इक्वल टू, रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 4 2 5 2 6, ये रिलेशन दिया हुआ। हमको यहाँ फाइंड करना है कि इस रिलेशन में जो सेट ए से बी में डिफाइंड है, इसका डोमेन क्या होगा, इसका कोडोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। तो हमने बताया कि डोमेन जो है सेट ए के वे सारे एलिमेंट जो सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हों। तो आप देख रहे हो 1 4 का मतलब क्या हुआ, 1 इज रिलेटेड टू 4 बाय द रिलेशन आर। तो लिखेंगे डोमेन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर फ्रॉम ए टू बी। क्या होगा, तो 1 और 2 इज रिलेटेड टू 5, 2 इज रिलेटेड टू 5 और 2 इज रिलेटेड टू 6। कहने का मतलब इसमें 3 किसी से रिलेटेड नहीं है, तो जो एलिमेंट रिलेटेड है वही डोमेन हो जाएंगे। डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू सेट 1 2, यही मैंने बताया है। सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर। फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, तो 2 बार आ रहा है तो 2 बार नहीं लिया। आप जानते हो सेट में नंबर जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। 1 कामा 2 कामा 2 का वही अर्थ है जो 1 कामा 2 का है, इसलिए हम 2 बार या 3 बार या 4 बार नहीं लिखेंगे। फिर रेंज ऑफ आर यानी परिसर, रेंज ऑफ आर, रेंज क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट। रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके सेकंड कंपोनेंट, तो सेकंड कंपोनेंट क्या है, 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6। या यूँ कह सकते हैं कि सेट बी के वे सारे एलिमेंट जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। तो आप देख रहे हो 1 इज रिलेटेड टू 4 और 2 इज रिलेटेड टू 5 और 2 रिलेटेड टू 6, यानी इसमें 4 5 6 रिलेटेड है किसी न किसी एलिमेंट से। तो 4 5 6 क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। अब कोडोमेन क्या हुआ, तो दूसरा वाला सेट हमेशा कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन ऑफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 4 5 6 एंड 7 के। इस तरीके से अगर 2 सेट दिए हुए हो और उसमें रिलेशन डिफाइंड हो, परिभाषित हो, तो उस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, इसको हमने निकालने का तरीका आपको बताया। बहुत आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सेट ए को ही डोमेन मान लेते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा फंक्शन में होता है, क्योंकि फंक्शन में कोई एलिमेंट बाकी नहीं रहता जो रिलेटेड ना हो। वो आगे हम बताएंगे, इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा फंक्शन पर जब पढ़ाना शुरू करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ कि रिलेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब हम बताने वाले हैं कि संबंध को निरूपित कैसे किया जाता है। संबंध का निरूपण, संबंध का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, यानी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। तो वैसे इसके तो तरीके 5 हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 जो है तरीका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, यानी सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर विधि, रोस्टर विधि यानी रोस्टर फॉर्म। और तीसरा है एरो डायग्राम, इसको कहते हैं तीर आरेख, एरो डायग्राम, ये 3 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं संबंध को। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। माना फॉर एग्जाम्पल, माना ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू इसको हम डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल, माना ए तथा बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं, नॉन एम्प्टी सेट, तथा आर ए से बी में रिलेशन है। माना रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y is equal to 2x, x belongs to A and y belongs to B के। ए हमने रिलेशन को डिफाइन कर दिया। ए तथा बी 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं और रिलेशन आर जो है ए से बी में डिफाइंड है, ठीक है, आर से में। और ए इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3 और सेट बी इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 और y इक्वल टू 2 4 6 सेट हमने मान लिया, ठीक है। रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू 2x, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। अब देखिए, ये तो डिफिनीशन हमारी यही है, रिलेशन की डिफिनीशन यही है। एक्स अगर एक ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट होते हैं, एक्स जो है एक सेट में बिलोंग करेगा, वाई जो है दूसरे सेट में बिलोंग करेगा। लेकिन वाई इक्वल टू इसके जो एलिमेंट एक्स और वाई हैं, यानी फर्स्ट कंपोनेंट एक्स है, सेकंड कंपोनेंट ये क्या है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, अरे क्या है, सेकंड कंपोनेंट है। फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन क्या दिया हुआ कि वाई इक्वल टू 2x, यानी वाई जो है एक्स का दूना। तो x इक्वल टू जब 1 रखेंगे इसमें, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 आ जाएगा।
x इक्वल टू 2, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a में बिलोंग कर रहा है, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी 2, 4। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। और ठीक है, तो अब इसी चीज को हम लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, तो ये जो इस तरह से लिखा गया रिलेशन आर इक्वल टू हमने डिफाइन किया, ये रिलेशन जो होगा ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। ये किसका एग्जांपल है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। और इसी चीज को हम ऐसे लिखेंगे 2, 4, 6, ये क्या हो गया 2, 4, 6, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें, सेट ए हमारा है, इसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3, दूसरा सेट है सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट है 4, 5, 6। 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 इज रिलेटेड टू 2, सॉरी 2, 4, 6 है यहाँ पर, 2, 4, 6। 1 इज रिलेटेड टू 2, एक जो है 2 से रिलेटेड है, और 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 6 के। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने के, कोई रिलेशन जो होगा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होगा यही होगा। ये जो दिया दो आर इज इक्वल टू रिलेशन आर इज इक्वल टू 2, 4, 6, ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। और ये जो है वर्ड्स में जो लिखा गया है इंसेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। और इस तरह से अगर लिखा हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। तो किसी भी रिलेशन को हम तीन खास तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ आ गई। अब आइए चलते हैं कि अगर कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी में दिया हुआ है तो उसमें कितने रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, इसको चेक करते हैं। इसका क्या तरीका है। चलिए, यानी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की संख्या, यानी नंबर ऑफ रिलेशन इन आर फ्रॉम ए टू बी। समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध आर दिया हुआ है वो कितने संबंध हो सकते हैं। चलिए, दो सेट ले रहे हैं, सेट ए और सेट बी, और रिलेशन आर हमारा। देखिए, माना सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, यानी ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू पी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। सेट ए में पी एलिमेंट है, सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दैट इज ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो आप जानते हो किसी सेट में अगर 2 एलिमेंट हैं और बी में 3 एलिमेंट हैं तो 2 3 6 एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दैट इज ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, इतने एलिमेंट होंगे। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट,
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पी क्यू एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर पी क्यू। इसलिए ए क्रॉस बी के सबसेट में ए क्रॉस बी के सबसेट में अवयवों की संख्या ए क्रॉस बी के सबसेट की संख्या सबसेट उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 टू द पावर पी क्यू। कैसे भाई, आप जानते हो कि अगर सेट कोई ये है, इसके अंदर एलिमेंट 2 एलिमेंट हैं, तो इसके कितने सबसेट होंगे, या 3 4 5 एलिमेंट है ऐसे, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 टू द पावर 3। तो इसे यहाँ पर भी है, एक क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट है, तो सबसेट की संख्या क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर पी क्यू। इसलिए ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर 2 टू द पावर पी क्यू। क्यों भाई, क्योंकि आप जानते हो डेफिनेशन है कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो ये चीज आई सामने। अब एक एग्जांपल लेते हैं, तो ये चीज आ गई, संबंधों की संख्या 2 टू द पावर क्यू पी क्यू और सबसेट की संख्या 2 टू द पावर पी क्यू। अब एक एग्जांपल से बात क्लियर होगी। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, सेट ए इज इक्वल टू 2 3 और सेट बी इज इक्वल टू 4 5 6। चेक करना है यहाँ पर किसमें, तो ए क्रॉस बी पहले देखेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 फिर 3 6। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में कितने एलिमेंट होंगे, 2 3 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट होंगे। इसके सबसेट कितने होंगे, जब किसी सेट में n एलिमेंट होते हैं तो सबसेट की संख्या क्या होती है, 2 टू द पावर n। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे इसमें। इसलिए ए क्रॉस बी में सबसेट यानी उप समुच्चयों की संख्या, सबसेट की संख्या इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 2 3 4। या कहो कि 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो कितना आ जाएगा, इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी क्यू, यानी 2 टू द पावर पी क्यू। पी माने 2 एलिमेंट, क्यू माने 3, 2 टू द पावर 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में सबसेट की संख्या कितनी होगी, 2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 6 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 1 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। दिस इज इक्वल टू 64। कितने सबसेट होंगे, 64। सबसेट कैसे निकालते हो आप, जैसे अगर यही है, वही सेट ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट है 1 2, तो सबसेट की सबसेट इज इक्वल टू, पहला होगा 5, कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसके सबसेट कितने होंगे सेट ए के, सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू
पहला होगा 5, दूसरा होगा 1, फिर 2, फिर 1 2, 1 2 3 4, ये सबसेट हो गए। तो ए क्रॉस बी में सबसेट की संख्या कितना होगी? यहाँ पर क्या होगी? 2 टू द पावर 2 यानी 4। यहाँ पर कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 6 होगी, यानी 64 सबसेट होंगे इसके। इसलिए ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी नहीं बल्कि इसलिए ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर 2 टू द पावर 6 इक्वल टू 64। तो 64 प्रकार से रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं इसमें। अब कहो सर कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो एक्सरसाइज 2.1 में हमने जो है कुछ क्वेश्चन थे, वहाँ सारी संबंधों को लिखना था, वहाँ लिखा गया है। देखिए तब भी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कुछ। ए क्रॉस बी, ये रिलेशन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिलेशन R इज इक्वल टू सबसेट, ए क्रॉस बी में सबसेट की संख्या बराबर नंबर ऑफ रिलेशन। तो हो जाएगा, पहला हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा 2 4, फिर 2 5 2 6, फिर 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6, फिर 2 4, ऐसे होगा। फिर कामा 2 4 2 6, फिर 2 4 3 4, फिर 2 4 3 5, फिर 2 4 3 6, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में यही हो जाएगा 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6। इस तरह से ए से बी में संबंधों की संख्या, यही इसके सबसेट होंगे, यही जो है संबंधों की संख्या होगी। कितनी आएगी? 64 संबंध आएंगे। क्लियर? एक चीज़ और है इसके बाद, अगर सेट दो अलग अलग ना हो करके, अगर हमारा रिलेशन जो दिया हुआ है उसी सेट से उसी सेट में रिलेशन अगर दिया हुआ है, जैसे ए से ए में दिया रिलेशन, तो उसे हम कहेंगे रिलेशन ऑन ए, और रिलेशन इन ए कहा जाएगा उसको। अगर ए टू ए रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन ऑन ए और समुच्चय पर संबंध, समुच्चय ए पर संबंध दिया जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने रिलेशन को आपको समझाने की कोशिश पूरी किया है। उम्मीद करता हूँ आपका रिलेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा।